गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक अध्यापक पाठ्यपुस्तक का कैसे सदुपयोग कर सकता है। अध्यापक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता है, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। आज देखते हैं क्या कहते हैं। क्या यदि अध्यापकों और विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तकों से पूरा लाभ प्राप्त करना है तो उन्हें इसके प्रयोग से बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई लोगों में ये गलत कारण है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। एक पाठ्यपुस्तक को बिना अनुभव, प्रयोग और विशेष प्रशिक्षण के अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि पाठ्यपुस्तक का पूरा लाभ उठाना है तो बड़ी सूझबूझ और कुशलता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि पाठ्यपुस्तकों का पूरा लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब उनमें सही बातों की विस्तृत व्याख्या की गई हो और छात्र उनका अनुसरण करते हैं। बालक को पाठ्यपुस्तकों का समुचित प्रयोग सिखाने के लिए कभी कभी अध्यापक खुद पाठ्यपुस्तकों का समुचित प्रयोग का प्रदर्शन बालकों के सामने कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला क्या है कि पाठ्यपुस्तक के विषय सूची का परिचय देने के लिए, ये टॉपिक्स जो हैं बहुत बार आ चुके हैं कई टॉपिक्स में, कि विषय सूची की परिचय बच्चों को दें, विषय सामग्री की क्रमबद्धता की जांच करें, अन्य क्रियाओं के प्रति निर्णय लें और अभ्यास कराएं। अब यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक क्या क्या इस्तेमाल होनी चाहिए। तो पहला, सामान्य सूचना प्राप्त करने के लिए जो भी जनरल नॉलेज बुक्स में लिखी गई है उसको प्राप्त करने के लिए हम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उपयोग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए कि भाई इन बुक्स जो है हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों से सहायता लेना, मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई सूचनाएं और तथ्य को एकत्र कर समय अध्यापक और निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि पहला कि हम विद्यार्थियों की सहायता लें। दूसरा, पाठ्यपुस्तक के अध्ययन कौशल सिखाने में हेल्पफुल हो। उसके बाद है पाठ्यपुस्तक के सत्य को प्रमाणित करने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो बुक में लिखा गया है उसको सही साबित करें बच्चों के सामने, उसके लिए हम अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिगम का सार समझाने के लिए कि भाई जो भी लर्निंग की गई है उसका क्या समरी है वो समझाने के लिए हम बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कि पर्यावरण अध्ययन की कृषि की पाठ्यपुस्तक का चयन के निर्धारक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो पहला है कि पाठ्यपुस्तक का चयन एवं व्याख्या छात्रों की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक उनकी रुचि, अवस्था, योग्यता, मानसिक स्तर, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों और संवेगात्मक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, समाज की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक के समाज और आर्थिक विकास और उन्नति के लिए देश के नागरिकों में नव जागरण का संचार करें। उसके बाद है कि पाठ्यपुस्तक की व्याख्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। समस्याओं और शिक्षण विधियों के अनुकूल व्यवस्था की जाए। पाठ्यपुस्तक में मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पाठ्यपुस्तक को बाह्य आकृति कि जो बाहर की आकृति है, जिल चढ़ी हुई हो, कागज पंक्तियों की संख्या, शब्दों के बीच में दूरी, आकार सब उचित होना चाहिए। विषय सूची क्रमबद्धता के अनुसार हो। शैक्षिक साधन, अभ्यास के लिए प्रश्न निर्देश, सहायक पुस्तकों की सूची, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना आदि की यथार्थ उपयोगिता होनी चाहिए। उदाहरण दिए जाने चाहिए बच्चों के लिए। प्रस्तुतिकरण पर खास ध्यान देना है कि प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का हो जिससे छात्रों में स्वाध्याय करने की आदतों का विकास हो। दूसरे विषयों की पाठ्यपुस्तक में से संबंध स्थापित हो सके। वर्ग और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्टि करता हो। सीखने के नियमों के अनुकूल हो। निर्देशित अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करने वाला हो। शिक्षण सूत्रों के अनुकूल हो। छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल हो। छात्रों के मानसिक विकास में सहायक हो। उसके बाद लेखक की उनके विचारों की स्पष्टता, मौलिकता और निष्पक्षता, उनका अनुभव और प्रसिद्धि, योग्यता और प्रकाशन और मनोविज्ञान का ज्ञान और प्रशिक्षण, इसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। अब पुस्तक का मूल्य, तो पुस्तक के मूल्यांकन के लिए मापदंड कुछ दिए गए हैं। पहला है प्रकाशन सामग्री, पुस्तक का नाम, लेखकगण, प्रकाशक, पुस्तक संख्या, पुस्तक का मूल्य, कॉपीराइट की तिथि। संख्यात्मक वर्गक्रम 1 2 3 4 5। पुस्तकों के यांत्रिक तत्व, अगर 1 है संख्यात्मक वर्गक्रम तो बिल्कुल निकृष्ट है, 2 है तो निकृष्ट, 3 सामान्य, 4 अच्छा और 5 बहुत अच्छा। पुस्तक के यांत्रिक तत्व होने चाहिए। पुस्तक का आकार और साज सज्जा, जिल्द, संबद्धता, कागज, छपाई, पुस्तक की चौड़ाई। संगठन में आपका आता है पाठों का संगठन, पाठों का तर्क सम्मत विभाजन, क्रमबद्धता, मौलिक एकता, पाठों की संबद्धता, सारांश। प्रस्तुतिकरण में शैली, भाषा, स्थूलता, निष्पक्षता, प्रयोग, शब्दावली, आधुनिक और पूर्ण। एग्जाम्पल, शुद्धता के साथ हो, वस्तुनिष्ठता, गुणात्मकता, उपयुक्तता, आर्थिक जीवन से संबंध, अनुपात, स्पष्टता। मानचित्र, चार्ट और ग्राफ में शुद्धता, स्थूलता, संख्या, आकार, उपयुक्तता, अनुपात और महत्व। अभ्यास प्रश्न में पाठ्यपुस्तक के संबंध, उनकी व्यापकता, शिक्षक और छात्रों की दृष्टि से उपयोगिता, उनकी प्रेरणात्मक शक्ति, उनका व्यवस्थापन, उनकी वस्तुनिष्ठता, उनके
विश्वसनीयता, संदर्भ और विशेष अध्ययन योग्य पुस्तक में व्यवहारिकता, शिक्षक की दृष्टि से महत्व, विषय सामग्री का प्रसार, नवीन और पूर्ण छात्रों की दृष्टि से महत्व, सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। परिशिष्ट और अनुक्रमणिका में व्यवस्थापन, विषय वस्तु, व्यवहारिकता, पूर्णता और महत्व, इन बातों पर ध्यान दे जाना चाहिए। ये बिंदु जो है वो अधिगम व अतिपृष्ठ मात्रा में हों। अब कुछ विशेषताएं भी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। पहला, पाठ्य पुस्तक जो है वो बाल केंद्रित हो, बच्चों के अनुसार हो। पाठ्य पुस्तक रोचक हो, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, विस्तृत और व्यापक, मतलब डिटेल्ड हो और कॉम्प्रिहेंसिव भी वो हो। शैली इसकी अच्छी होनी चाहिए, साहित्यिक होनी चाहिए, स्वयं अध्यापन के लिए की रुचि उत्पन्न करने वाली, मतलब पाठ्य पुस्तक ऐसे बच्चे खुद का मन करे पढ़ने का। विषय का संगठन मनोवैज्ञानिक विधि से हो और सुंदर चित्र उसके अंदर पाए जाने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट हो, सरल और स्पष्ट भाषा, शब्दों में सार्थकता आनी चाहिए। स्तरानुकूलता हो, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, बच्चा किस क्लास में पढ़ता है बच्चे के अनुसार पुस्तक को बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है शुद्ध भाषा की, भाषा जो है बिल्कुल शुद्ध हो, शब्दावली सावधानी से इस्तेमाल की जानी चाहिए, शब्दावली में दोष ना हो, सरलता और सुगमता से बच्चा उसे समझ सके। छपाई की अगर बात करें, छपाई में शाही पर ध्यान देना, शाही जो है वो काली गहरी चमकदार होनी चाहिए। आकार हम पहले बात कर चुके हैं, पंक्तियों में दूरी भी होनी चाहिए और छपाई जो है वो शुद्ध छपाई हो। अभ्यासों का समावेश होना चाहिए, मतलब बच्चे को अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी दे सकते हैं, कुछ प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, इन पर ध्यान देना चाहिए। हम कुछ लिख रहे हैं, व्याख्या और अभ्यास के अंतर्गत बातें होनी चाहिए। प्रत्येक पाठ के बाद अभ्यास के लिए विविध प्रकार के प्रश्न हो। भाषा की पुस्तकों में कवियों और लेखकों की जीवनियाँ, व्याकरण, वाक्य रचना और शब्द प्रयोग भी होना चाहिए। कठिन, अपरिचित और गूढ़ शब्दों का अर्थ और व्याख्या का अभ्यास दे देना चाहिए। पुस्तकों में ऐसे वाद विवाद भी दी जानी चाहिए जो वाद विवाद को प्रोत्साहित करें। अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक नवीनतम होनी चाहिए, मतलब पाठ्य पुस्तक जो है वो उसका नवीन होना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, तो उस विकास के अनुसार पुस्तकें बनानी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश ना हो, मतलब फालतू की बातें ना हो, सिर्फ तथ्य उसमें शामिल होना चाहिए, तथ्य भी ऐसे जो स्पष्ट हों। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक नए विचारों और अध्ययन के द्वार खोलती है, मतलब पाठ्य पुस्तक से बच्चों की जो एक सोचने की एक जो क्षमता है वो बढ़ती है। उपयुक्त अध्यायों में विभक्त होना चाहिए, मतलब यूनिट्स डिवाइड होने चाहिए, चैप्टर्स डिवाइड होने चाहिए। प्रयोग पहलू पर बल, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई सामग्री के प्रयोग के भी सुझाव होने चाहिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में गृह कार्य, प्रश्नों, योजनाएं, अनेक कार्य होने चाहिए। दूसरी शिक्षण विधियों का आधार, मतलब कोई और शिक्षण विधियों के आधार पाठ्य पुस्तक मानी जाती हैं। अगला टॉपिक क्या है कि भारत में पाठ्य पुस्तक की दिशा कैसी है, इस दिशा को सुधारने के लिए उपयुक्त सुझाव देने हैं हमें। तो कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों की समस्या अत्यंत खराब है। माध्यमिक स्कूलों में बिल्कुल असंतोषजनक पुस्तकें लगाई जाती हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इंग्लिश के स्थान पर प्रादेशिक भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने के कारण पाठ्य पुस्तक का स्तर और भी गिर गया है। पाठ्य पुस्तक कमेटी भी अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चुनाव नहीं करती है। पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री दोषपूर्ण है, इनकी छपाई आदि में भी बहुत त्रुटियां पाई जाती हैं। जबकि दूसरी ओर शैक्षणिक प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का बड़ा महत्व दिया गया है। पाठ्य पुस्तक ही उपयुक्त ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष पेश करते हैं। भारत जैसे देश में तो पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ ना तो सहायक सामग्री उपलब्ध है और ना ही अच्छी पुस्तकालय है। अब दोष कौन कौन से हैं? पहला है कि पाठ्य पुस्तकों की रचना में दोष है। जो रचना की जाती है पाठ्य पुस्तक की, उसमें ही दोष पाया जाता है। कहें हमारा सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण अभी इतना समृद्ध और विकसित नहीं हुआ है कि छात्र उससे बहुत कुछ सीख लिया था, उसे पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी, हमारी परीक्षा प्रणाली अभी भी परीक्षा केंद्रित है और लगता है कि इस स्थिति में शीघ्र कोई विशेष परिवर्तन आने वाला भी नहीं है। और पाठ्य पुस्तक भली भांति प्रणायन और प्रकाशन विशेष महत्वपूर्ण है। आज सामान्य रूप से लेखकों को कुछ निर्धारित और अथवा शीर्षक दिए जाते हैं, वे तद विषयक, मतलब उस विषय के अनुसार सामग्री संकलित का पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि पाठ्य पुस्तक रचना के कुछ वैज्ञानिक आधार होते हैं जो पाठ्य सामग्री संकलित की जाती है। अब कुछ विशेष नियम, पहला नियम कौन सा है? विकासात्मक आवश्यकता का नियम, कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर क्या है? पर्याप्तता का नियम। अब ये पाठ्य पुस्तक जो है वो दो बातों पर निर्भर होती है। पहला, एक तो ये कि उस स्तर के औसत छात्र की ग्रहण शक्ति कितनी गतिमान है, और दूसरा उस सामग्री को ग्रहण करने के लिए छात्र के पास कितना समय है। तो स्तर भिन्नता से इन दोनों बातों में अंतर आ जाता है। उस पर हमारे देश की परिस्थितियाँ और बालक का कोई सार्थक वस्तु को भारतीय छात्र 10 वर्ष में पूरा करते हैं, उसी को अनेक उन्नत देशों में 5 वर्षों में ही पूरा कर लिया जाता है। इसी कारण हमारे छात्र ज्ञान प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं और हम अपना बहुत सा समय निरर्थक अशैक्षिक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं।
नेक्स्ट है प्रयोजन का नियम। इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक लिखी जाती हैं, उनमें अलग अलग अध्याय और प्रकरण भी होते हैं। अंत में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न और सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन छात्र पाठक यह तक नहीं जानता कि इन सब का प्रयोजन क्या है। मतलब मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, वह तो केवल पाठ सामग्री रटने भर में लगा रहता है। अपनी सूझबूझ, चिंतन शक्ति, ज्ञान का जो भंडार उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक का पाठन औपचारिकता मात्र रह जाता है। मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी। अगर हम देखें स्कूल में तो बच्चे बुक्स तो पढ़ते हैं, बट बुक्स किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जाम देने, एग्जाम में उनको पास होना है। ठीक है। अगला टॉपिक है आंतरिक पक्ष के दोष। अब आंतरिक पक्ष कौन सी है? पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से पुस्तकें बालकों के अनुकूल नहीं होती हैं। इनमें पाठों का चयन अमनोवैज्ञानिक रीति से होता है और ये कठिनाई का ध्यान नहीं रखा जाता। भाषा और शैली भी अनाकर्षक और प्रभावहीन होती हैं। हमारे देश में अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखने वाले लेखकों की बहुत कमी है। अधिकतर लेखक ऐसे मिलेंगे जो ऐसे पुस्तकें लिखते हैं जिनमें ना तो कोई तथ्य होते हैं और ना ही अच्छी शैली पाई जाती है। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंगों, टिप्पणियों और अभ्यासों के महत्व में भी अवहेलना की जाती है। अब कुछ बाह्य पक्ष यहाँ पर हैं। कौन से बाह्य पक्ष हैं देखते हैं जरा। कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों का बाह्य पक्ष और भी त्रुटिपूर्ण है, मतलब उसमें और भी गलतियां। इसका मुख्य कारण पुस्तक का प्रकाशक है। पाठ्य पुस्तक में मुख्य पृष्ठ की ओर तो प्रकाशक अवश्य ध्यान देता है, लेकिन उनकी छपाई, कागज, चित्रण और टाइप और आकार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे प्रकाशक पुस्तकें ऐसे लेखकों से लिखवाते हैं जो योग्य अनुभवी नहीं है और उचित दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। सारा काम सस्ते दामों में कराना चाहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है? घटे कागज जल्दी खराब हो जाता है, जिल्द फट जाती है, छपाई असंतोषजनक होती है। इसका फल क्या हुआ कि बाजार में दिन रात ऐसे पुस्तकों का ढेर बढ़ता जा रहा है। जो पुस्तकें कम, कागज की रद्दी का ढेर अधिक है। मतलब पुस्तकें कम है और कागज ज्यादा लगती हैं वो। इसमें बालक और शिक्षक दोनों ही पाठ्य पुस्तकों को परीक्षा पास करने कराने का यंत्र मानने लगे हैं। शिक्षक इन पाठ्य पुस्तकों का इस प्रकार सही उपयोग नहीं करते हैं। वे पाठ्य पुस्तक को साधन मानने के बजाय साध्य समझने लगे हैं और पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तुओं को केवल रटवाने लगते हैं। तीसरा कि पाठ्य पुस्तक के मुकाबले में बाजार में सस्ती पुस्तकें भी बिकती हैं, जिस कारण अच्छी पाठ्य पुस्तक बिक नहीं पाती। इसलिए पुस्तकों के लेखकों को अपने स्तर गिराना पड़ता है। सस्ती पुस्तकों में आवश्यकता से अधिक गलतियां होती हैं, जिस कारण क्या है, जल्दी पुस्तकें निकालने हेतु ये लोग अच्छी प्रकार से प्रूफ रीडिंग नहीं करवाते हैं, जिससे पुस्तकों में अनेक गलतियां हो जाती। तो इन गलतियों में ये पॉइंट दे गए हैं, पहले तीसरा, इसको आप पॉइंट में लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या है, सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके दिशा सुधारने के लिए। तो पुस्तकों के लेखन का काम या तो सरकार अपने हाथ में ले ले, या किसी भी लेखक को पुस्तक लेखन का कार्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कराना चाहिए। निजी प्रकाशकों की प्रधानता को समाप्त या नियंत्रित करना होगा। प्रकाशक अपनी पसंद के लेखकों से पुस्तकें लिखवाकर उन्हें विभिन्न शिक्षा संस्थाओं द्वारा स्वीकृत करवा लेते हैं। इस दिशा में सभी का ध्यान आर्थिक लाभ पर अधिक रहता है, सामग्री की उपयुक्तता और छात्रों के हित पर कम। मतलब छात्रों को लाभ होगा या नहीं होगा इसको किसी से मतलब नहीं है। अतः कतिपय राज्य सरकारों ने कुछ कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक रचना का दायित्व अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया है। इससे केवल आधा लाभ ही हुआ, लेकिन प्रकाशक और अन्य व्यवसाय वृत्ति वाले लोगों के आर्थिक लाभ पर तो नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के स्तर से अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभागों ने काम तो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन पाठ्य पुस्तक रचना की संपूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न बिंदुओं पर कार्यशील व्यक्तियों, संस्थाओं और उप विभागों को भलीभांति संगठित और तैयार नहीं किया। उसके बाद भी अधिकांश शिक्षा शास्त्री इस बात को मानने लगे हैं कि पाठ्य पुस्तकों की रचना का दायित्व प्रशासन के हाथ में ही होना चाहिए और इससे लाभ की भी आशा की जा सकती है। मतलब पाठ्य पुस्तक क्या कर दें हम, राष्ट्रीयकरण कर दें पाठ्य पुस्तकों का, उसके लिए वही बेहतर है। दूसरा क्या सुझाव है कि राष्ट्रीयकरण को व्यापक अर्थों में लेना चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीयकरण के पक्ष या विपक्ष में मत स्पष्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है। पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण के संबंध में उद्योगों, बैंकों और अन्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का उदाहरण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनमें सुधार की संकल्पना अधिक उत्पादन से संबंधित है और पाठ्य पुस्तकों में सुधार की संकल्पना संबंध विषय सामग्री की व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोगिता और उसके गुणात्मक उन्नयन से है। मतलब यदि पाठ्य पुस्तकों की रचना के समस्त कार्य का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो उसके कुछ अभिप्राय होंगे। वो कौन से अभिप्राय है देखो जरा, 3 यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, पाठ्य पुस्तकों की विषय सामग्री को निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में जाएगा। पुस्तकों के लेखन के व्यवस्था सरकार लेगी। प्रकाशन और वितरण का अधिकार सरकार के हाथों में आ जाएगा। अब आलोचकों का मत है कि यदि पाठ्य पुस्तक का राष्ट्रीयकरण को उपरोक्त बताए गए व्यापक अर्थों में लिया जाए तो परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि सारे राज्य में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम और एक ही प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण होगा।
शिक्षा एक प्रशासनिक उत्तरदायित्व बनकर रह जाएगी। तो परिणाम क्या निकलेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से क्षेत्रीय और स्थानीय विशेषताओं, विभिन्नताओं और आवश्यकताओं की अवहेलना होगी और सारे पाठ्यक्रम में एकरूपता उत्पन्न हो जाएगी। व्यक्तिगत प्रयोग और अनुसंधान के लिए कोई अवसर नहीं होगा। इसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब राजनीतिक पार्टियों के बहुमत और सरकार के परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम भी बदला करेंगे। अतः फिर स्थिति जड़ स्थिरता की भी कमी हो जाएगी, स्थिरता की भी हो सकती है, जिसमें पाठ्यक्रम वर्षों तक एक जैसा बना रहेगा। साम्यवादी शिक्षा प्रणाली के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। साम्यवादी शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ था भाई कि रूस में स्टालिन से पहले पाठ्यपुस्तकों में लेनिन स्टालिनवाद विषय सामग्री शामिल थी और एक लंबी अवधि तक विषय सामग्री की रूप रचना जैसी की तैसी रही थी। स्टालिन के पतन के बाद वह सामग्री लुप्त हो गई थी। उधर अमेरिका में 1970-80 के बीच माध्यमिक पाठ्यक्रम में 7 बार परिवर्तन और संशोधन हुआ था। साथ ही पाठ्य पुस्तक की जो विविधता और वैज्ञानिक प्रगति अमेरिका में हुई वह श्लाघनीय है। ऐसी स्थिति में ये कहना कठिन है कि राष्ट्रीयकरण से निश्चित रूप से लाभ ही होगा। तो हमारे विचार में इस विषय में एक अधिक सुलझी हुई नीति का पालन होना जरूरी है। अब इसके 3 पक्ष हैं: शैक्षिक पक्ष, रचना, विषय वस्तु और लेखन; उत्पादन पक्ष में प्रकाशन आपका आता है और वितरण पक्ष में आपकी पूर्ति आती है। तो कह रहे हैं इनमें से दूसरे और तीसरे पक्ष के प्रबंध में शासन तंत्र सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन प्रथम पक्ष शैक्षिक है। इसमें शैक्षिक आवश्यकता, वातावरण और नीति आदि अनेक पक्ष शामिल हैं। हम इस सच को भुला सकते हैं कि शिक्षक समस्याएं चाहे वो किसी भी स्तर की क्यों ना हो, उस वर्ग के लिए जानी पहचानी है जो उसमें क्रियाशील है और उनके पक्ष में ज्ञान रखते हैं। इसलिए जहाँ तक और पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए शिक्षकों और शिक्षाविदों का सहयोग अपेक्षित है, वहाँ पाठ्य पुस्तकों की रचना का उत्तरदायित्व भी उन्हीं को सौंपना होगा। शासन केवल लेखन की समुचित व्यवस्था करने का काम अपने ऊपर ले सकता है। अधिक अच्छा हो तो इसकी सरकार नियंत्रण से अलग पाठ्यपुस्तक निगम जो स्वायत्त संस्था के रूप में स्थित हो, शिक्षाविदों, शिक्षक, साहित्यकों और अन्य शिक्षकों और लेखकों के सहयोग से बनाया जाए। देश के प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करे। ध्यान ये रखना होगा कि इस कार्य प्रणाली निर्धारण में शासन वर्ग का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। उसके बाद है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था। इसमें क्या है कि देश में अब तक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का काम निजी प्रकाशकों के हाथ में रहा है। कुछ समय में यह कार्य राज्य सरकारें अपने हाथ में ले रही हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ भी रही है। इसके लिए हमारा सुझाव है कि सरकार किसी भी पुस्तक के प्रकाशन को जब तक पास न करे तब तक कि वह पुस्तक किसी निश्चित निर्धारित स्तर तक ना पहुंच जाए। यदि पाठ्य पुस्तक को जल्दी जल्दी बदला जाता है तो इसका बहुत सा स्टॉक बेकार हो सकता है और पुस्तक के वास्तविक दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तकों को जल्दी जल्दी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पर्याप्त सुविधा संपन्न प्रकाशन विभाग का संगठन आवश्यक है, जो उस राज्य की पाठ्यपुस्तक निगम का उपविभाग भी हो सकता है। निगम न केवल पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन ही करे बल्कि प्रकाशन के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करे और विचरण भी करे, जिससे आवश्यक सुधार हो सके और प्रगतिशीलता बनी रहे। तो यहाँ पे 2 लाभ होंगे। एक तो प्रकाशन के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का दौर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दूसरा अच्छे लेखक पाठ्यपुस्तक लिखने के कार्य में शामिल हो जाएंगे। दूसरी की पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर पर लिखी जानी चाहिए। एक से अधिक पुस्तक की सिफारिश होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक क्षमता और पाठ्यपुस्तकें। अब इसमें क्या है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण ने अब तक भारतीय समाज की सामान्य परिस्थितियों और आर्थिक की उपेक्षा की जाती रही है। उनका कलेवर, साज सज्जा आदि विदेशी पाठ्यपुस्तक की नकल मात्र है। ये एक सच है कि प्रारंभिक स्तर पर पुस्तक के कलेवर का उसी पाठनीयता से घात गहरा संबंध रहता है। पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि पाठ्यपुस्तक की रचना से अनेक आर्थिक प्रश्न भी जुड़े होते हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं हुआ। इसके द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाए कि औसत भारतीय परिवार की पाठ्यपुस्तक वृद्धि के साथ साथ पाठ्यपुस्तकों की संख्या में भी वृद्धि होती चलती है, जिससे एक सामान्य परिवार पर आर्थिक भार भी बढ़ता है। उधर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि प्रत्येक असमर्थ छात्र को पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करा सके। रिजल्ट के निकला छात्र पुस्तक विहीन रह जाता है। इसका परिणाम शैक्षिक दृष्टि से असंतोषजनक ही होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक के मूल्य पर नियंत्रण करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पाठ्यपुस्तक का मूल्य स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अधिकांश छात्र पाठ्यपुस्तकों को खरीदने में असमर्थ हैं और प्राय गाइडें या सस्ती परंतु घटिया पुस्तकें खरीद लेते हैं। ऐसी पुस्तकों को हतोत्साहित किया जाए, मतलब ऐसी पुस्तकों का विनाश किया जाए। पुस्तकें राष्ट्रीय भावना से भरी होनी चाहिए। इसमें संकुचित विचारधाराएं और धार्मिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ था पुस्तक के बारे में। बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, कुछ इसको तोड़ मोड़ के बताने की जरूरत पड़ी नहीं।
ठीक है, जो लिखा है, जिस लिखा है वैसे आपको समझा दिया गया है। कोई भी अगर डाउट रहता है इसके बाद भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये टॉपिक आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कि पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या मापदंड अपनाने चाहिए, और एक टॉपिक लास्ट चैप्टर का कि पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन सुधार हेतु के सुझाव हो सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आज कराया है उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जो भी डाउट रहते हैं वो आप मुझसे पूछ लेंगे।